हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्टेड ज्ञान विद उमंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था टीडीएस क्या होता है, कब करता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन जो है वो टीडीएस की उसी कंटिन्यूटी में सेक्शन वाइज डिस्कशन है। तो सेक्शन वाइज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 194C पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। 194C जो सेक्शन है वो कब एप्लीकेबल होता है? 194C सेक्शन बनाया गया था जब भी आप कोई पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं तो 194C में आपको टीडीएस काटना पड़ता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर से मतलब उस पर्सन से है जिसको आपने कोई काम करने के लिए दिया है, और उस काम को करने के लिए जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो आप उसे टीडीएस काट के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करेंगे। और इस डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पर्सन, और किसी भी काम को करने के लिए जैसे कैरिंग आउट एनी वर्क। मतलब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्पेसिफाइड पर्सन और एक वर्क। वर्क किसे कहते हैं और स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन शामिल है ये हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कब टीडीएस काटना है और कब नहीं काटना है। स्पेसिफाइड पर्सन और वर्क को हम आगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। अब सब कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ए ने बी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ भी काम करने के लिए, जैसे 5 लाख में उसने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे सी को दे दिया और 5 लाख की जगह उसने 4.5 लाख में उस कॉन्ट्रैक्ट को सी को दे दिया। तो बी ने अपना पोर्शन कुछ रख लिया और आगे किसी से काम करवा लिया। तो एक तरह से जो मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? जो ए और बी के बीच में हुआ। और जो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? सब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मतलब ये है कि जो 194C सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगती है प्लस सब कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगती है। इस केस में बी सी का टीडीएस काटेगा और ए बी का टीडीएस काटेगा। नेक्स्ट पोर्शन जो अपन देखते हैं वो ये है व्हेन टू डिडक्ट। मतलब ये कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया लेकिन वो टीडीएस आखिर कटेगा कब? क्या कॉन्ट्रैक्ट करते ही टीडीएस कट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करते ही कोई टीडीएस नहीं करता है। टीडीएस दो कंडीशंस है, उसमें से जो पहले हो रही है उस पर कटता है। मतलब आपने अपनी बुक्स में जब उसकी एंट्री की है तब कटता है, या फिर जब आपने उसको एक्चुअल बैंक से पेमेंट कर दिया है तब टीडीएस कटता है। कई बार क्या होता है, मार्च महीने में लोग पूरे एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए बुक्स में एंट्री पास कर देते हैं और बिल मिलता है उनको बाद में। तो उस केस में टीडीएस कब कटना चाहिए? क्या जब एक्चुअल बिल मिला तब टीडीएस कटना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। जो टीडीएस कटता है जब आपने मार्च में उसकी ड्यू की एंट्री बुक्स में कर दी है तभी टीडीएस काटना पड़ेगा। या फिर कई बार क्या होता है कि आपके पास बिल नहीं आया लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्टर को जैसे 1 लाख पेमेंट कर दिया, फिर 2 लाख पेमेंट कर दिया, फिर आपके पास हाथ में बिल आया 5 लाख रुपए का और 2 लाख आपने बिल आने के बाद पेमेंट कर दिया। तो इस केस में कटेगा कब? हर जो पेमेंट आपने किया है, मतलब एवरी पेमेंट जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को किया है तब टीडीएस कटना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ जो पहले हो रही हो, चाहे वो पेमेंट पहले हो रहा हो या फिर जो ड्यू की एंट्री की है वो पहले हो रही हो, तभी आपको टीडीएस काट लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, अकाउंटेंट जब अपने बैंक स्टेटमेंट को एंट्री कर रहा होता है बुक्स के अंदर, तब उसको ये नहीं पता होता कि पेमेंट किया किसको है। तो वो एक बार के लिए उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। फिर 2-3 महीने बाद जब वो अपने अकाउंट्स चेक करता है तब पता चलता है कि कोई एक्स नाम का कॉन्ट्रैक्टर था, उसका वो पेमेंट था। तो अब आप सोचेंगे कि हमने जब फर्स्ट टाइम एंट्री की थी तब सस्पेंस अकाउंट में की थी, और जब 3 मंथ्स के बाद हमको पता चला कि वो जो पेमेंट था वो एक्स कॉन्ट्रैक्टर को किया गया था। तो इस केस में जो टीडीएस काटने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस महीने में नहीं आएगी जिस महीने में आपको ये पता चला कि एक्स का पेमेंट था। आपकी टीडीएस काटने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी डेट की आ जाएगी जिस वक्त वो एंट्री की है आपने, चाहे वो सस्पेंस में की है। मतलब ये कि नाम से कोई मतलब नहीं है, देखा यह जाएगा कि एंट्री कब हुई है बुक्स के अंदर। जब एंट्री की गई है तभी आपका टीडीएस कटना चाहिए। तो सिंपल रूल जैसा आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, एट एनी टाइम क्रेडिट ऑफ सच सम अकाउंटिंग डेट टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट
चाहे पेमेंट आपने कैश में किया हो, चाहे आपने चेक इशू कर दिया हो या एनी अदर मोड हो, तो उस वक्त आपका टीडीएस कटना चाहिए। टीडीएस की थ्रेशोल्ड क्या है? मतलब ये थ्रेशोल्ड का ये मतलब होता है ऐसी लिमिट जिसके अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड क्या दी गई है? अगर सिंगल ट्रांजेक्शन हो तो 30,000 रुपीज़ और मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो तो 1 लाख रुपीज़। मतलब अगर आपके 30,000 से कम के बिल हैं पर डिफरेंट बिल्स को ऐड करके जो अमाउंट बन रहा है वो 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब टीडीएस कौन सी रेट से कटता है? टीडीएस के लिए 2 रेट्स दी गई है। इंडिविजुअल और एचयूएफ का अगर आप टीडीएस काटते हैं तो 1% से कटेगा, और इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा आपने किसी भी पर्सन का टीडीएस काटा है तो 2% से टीडीएस कटेगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, तब मैंने 2 जो वर्ड थे उन पे एम्फेसिस किया था, एक तो स्पेसिफाइड पर्सन और एक वर्क। उसमें से एक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफाइड पर्सन्स में जो कुछ नाम जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी और फर्म, इनके केस में आपने अगर इस स्टेटस में रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी ऐसे लिमिट नहीं है। जैसे मैंने आज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है ना, और आज ही मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो लास्ट पॉइंट है, उसके अलावा अगर किसी भी स्टेटस में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है या काम शुरू किया है तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पे और एचयूएफ पे। इंडिविजुअल और एचयूएफ में उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सुविधा दी है कि आपको एक निश्चित टर्नओवर की लिमिट है, अगर उससे आपका कम टर्नओवर रहता है या उससे कम आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स होती है तो आपको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उसको आप ज़्यादा कंप्लायंस में नहीं लेके आए, इसलिए उन्होंने ये लिमिट दी। वो लिमिट क्या है? अगर कोई बिजनेस रिसिप्ट्स है, उस केस में जो टर्नओवर है अगर वो 1 करोड़ से कम है तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोफेशनल रिसिप्ट्स में अगर 50 लाख से कम प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिमिट हम देखेंगे वो कौन से साल के देखेंगे? हम जिस साल में काम कर रहे हैं उसके जस्ट पिछले साल की लिमिट देखनी है आपको, कि आपको ऊपर टीडीएस के प्रोविज़न लगेंगे या नहीं लगेंगे। एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, कई बार आपने देखा होगा, ये लोगों से सुना होगा कि टीडीएस तब कटता है अगर पिछले साल उसके ऑडिट है। मतलब पिछले साल किसी की अगर इनकम टैक्स में ऑडिट हुई है तो इस साल उसे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर देने चाहिए। लेकिन ये जो बात है वो अब सही नहीं है। ये पहले सही होती थी, इसलिए सही होती थी क्योंकि उस वक्त जो ऑडिट की लिमिट थी वो 1 करोड़ थी। लेकिन अब जो लिमिट है ऑडिट की वो चेंज हो चुकी है। अब मैंडेटरी जो ऑडिट आपको करवानी पड़ती है वो 2 करोड़ के बाद करवानी पड़ती है। मतलब ये कि जो 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो प्रिजम्पटिव जो सेक्शन होता है जिसमें 8% से हम टैक्स पे करते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 65 लाख है, वो चाहे तो 8% प्रॉफिट अपनी बुक्स का दिखा के अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। इस केस में उसकी इनकम टैक्स ऑडिट नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। मतलब ये कि हमें ऑडिट हुई कि नहीं हुई ये नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि उसके पिछले साल में क्या स्टेटस था, क्या उसके 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था या फिर 50 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल रिसिप्ट थी। अगर हाँ तो हमें टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल कर लेने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड जो था वो था वर्क। तो वर्क में क्या शामिल किया जाता है? कुछ ऐसे नाम है जिसको तो डायरेक्टली वर्क की डेफिनेशन में दिया हुआ है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कैटरिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, इन सब को वर्क में शामिल किया गया है। बट जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है कि कोई जो ऑलरेडी बनी हुई कोई चीज़ है, अगर आप उसे परचेज़ करते हो तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में तब उसके ऊपर टीडीएस के तभी एप्लीकेबल करना है अगर किसी पर्सन ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ बनाने के लिए, साथ में उसने खुद ने वो सामान भी दिया। जैसे मुझे कुछ फर्नीचर बनवाना था तो मैंने कुछ लकड़ियाँ थी, मतलब टिम्बर मेरे पास ऑलरेडी था,
वो मैंने किसी वर्कर को दिया और उसे बोला कि आप मुझे फर्नीचर बना के दे दीजिए, तो इसको मानेंगे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग, उस डेफिनेशन में इसको शामिल करेंगे। या फिर मैंने खुद ने दिया हो, चाहे मेरे किसी एसोसिएट ने दिया हो, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे। लेकिन मैंने उससे बोला कि मुझे इस तरह का फर्नीचर बनाना है, जैसे टेबल बनानी है, उसमें ये डिज़ाइन होनी चाहिए और आप मुझे बना के दे देना, मतलब मैंने कुछ भी उसको मटेरियल नहीं दिया है, उस केस में उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे और उस जो वैल्यू मैं उसको पे करने वाली हूँ उसके ऊपर कोई टीडीएस के प्रोविज़न नहीं लगेंगे। टीडीएस के प्रोविज़न तभी ही लगाने हैं जब मटेरियल खुद ने दिया हो, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या फिर उसके एसोसिएट ने मटेरियल दिया हो, तभी उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा टीडीएस के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने हैं, जो हमें ध्यान रखने चाहिए। टीडीएस नॉट डिडक्टेड इफ ट्रांसपोर्टर फर्निशेस डिक्लेरेशन एंड पेन नॉट हैविंग व्हीकल मोर देन 10। मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसने अपना पेन दे दिया हो और डिक्लेरेशन दे दिया हो कि उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो उस केस में उस ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं कटता है। जैसे जो ट्रक वाले हैं, नॉर्मली ये लोग अपने रिटर्न भी नहीं भरते हैं और उनकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो गवर्नमेंट ने ये कुछ रिलैक्सेशन दिया है उनको कि उनके ऊपर टीडीएस के प्रोविज़न नहीं लगेंगे अगर ये कुछ नियम है जो वो फॉलो कर लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो इनवॉइस मिलता है उसमें जीएसटी भी शामिल होता है। जैसे 1 लाख रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, जीएसटी उसके ऊपर 18,000 है, तो टोटल बिल वैल्यू आई 1,18,000। उस केस में जो टीडीएस लगेगा वो किस पे लगेगा? तो टीडीएस जो लगेगा वो लगेगा 1 लाख के ऊपर, मतलब 1 लाख का 1% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। 1,18,000 का 1% नहीं काटना है। टीडीएस कभी भी जीएसटी के ऊपर नहीं कटता है, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एनी वर्क इंक्लूड बोथ मटेरियल एंड सर्विस, देन इफ सर्विस वैल्यू सेपरेटली मेंशन्ड then TDS should be deducted on service element, and if material not separately mentioned then TDS will be deducted on full value। कई बार आप देखते होंगे कि आपके पास कोई इन्वॉइस रिसीव हुआ, जैसे आपने गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, तो उस केस में क्या होता है, जो रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है वो कुछ अपना मटेरियल भी लगाता है प्लस उसका लेबर चार्जेस भी होता है। तो उस केस में किसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए? जो हमारा पर्पस होता है टीडीएस काटने का वो होता है सर्विस एलिमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए, कभी भी मटेरियल के ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाता। तो उस केस में अगर हमें जो बिल मिला है उसमें मटेरियल का अमाउंट और सर्विस का अमाउंट सेपरेटली दिया हुआ है, तो हम जितना सर्विस का अमाउंट है सिर्फ उसी पे टीडीएस काटेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बिल हमें मिलता है उस पर ये नहीं लिखा होता है कि इस पूरे काम में कितना मटेरियल लगा, कितनी सर्विस है, तो उस केस में जितना बिल है उस पूरे अमाउंट पे ही टीडीएस कटता है। तो इस तरह से हमने स्पेशल पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। 194C सेक्शन के जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।